जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी साफरान ने भारत को तेजस मार्क II फाइटर जेट के लिए अपने M88 TREX इंजन को ऑप्शन के रूप में पेश किया है। ये 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। हालांकि ये तभी काम आएगा जब GE का F414 इंजन TOT पूरा ना कर पाए। साफरान का ये इंजन भविष्य में 120 किलोन्यूटन तक अपग्रेड किया जा सकता है। M88 TREX काफी हल्का है, भरोसेमंद है, जिससे कि तेजस की परफॉर्मेंस क्षमता बनी रहेगी और ईंधन की खपत भी ये 5 से 7% कम करेगा। हालांकि F414 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, ये एक बेहतर प्रदर्शन देता है। लेकिन यहाँ पर साफरान का ये जो ऑफर है वो लॉन्ग टर्म योजना के रूप में आता है, ताकि तेजस मार्क II और भविष्य के AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन क्षमता सुनिश्चित हो सके। हालांकि यहाँ पर HAL अभी भी GE के F414 TOT डील पर अपना फोकस करके बैठा हुआ है, लेकिन साफरान तो कह रहा है कि हम यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन भी करेंगे, साझेदारी का भी वो ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर साफरान का इंजन हल्का होने की वजह से अलग अलग ऑपरेशन थिएटर्स जैसे कि लद्दाख के उच्च मैदानों और अंडमान सागर में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। साफरान के इंजन का रखरखाव आसान है और इसका मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है उसकी अवधि भी 20% लंबी है। साफरान का ये प्रस्ताव केवल दोस्तों अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म पुल के रूप में ये काम कर सकता है। साफरान के ऑफर में लोकल निर्माण साझेदारी मॉडल भी शामिल है, जिसमें कि भारत में 60% लोकल कंटेंट तैयार किया जाएगा इसके लिए, और ये मॉडल तेजस मार्क II और भविष्य के AMCA फाइटर जेट के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन माना जा सकता है। लेकिन HAL अभी भी GE पर पूरा भरोसा करके बैठा हुआ है और F414 इंजन की TOT को ही प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि अभी तक GE की कुछ तकनीकी और अमेरिका के ITAR नियमों की वजह से TOT डील में देरी हुई है। साफरान का ऑप्शन HAL को निर्भरता कम करने और ऑप्शन को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। मतलब साफ है कि साफरान का ये इंजन तेजस मार्क II के लिए एक बेहतर और सुरक्षित और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में सामने आएगा। ये इंजन भारत को इंजन स्वायत्ता, आत्मनिर्भर और लॉन्ग टर्म की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने में काफी हेल्पफुल होगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और रक्षा मंत्रालय ने कैलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए 48 हैवी टॉर्पीडो खरीदने की कीमत वार्ता को आगे बढ़ा दिया है। टेंडर में इटली की वास्प, ब्लैक शार्क और फ्रांस की नेवल ग्रुप की F21 आगे चल रही है। ये डील करीबन दोस्तों 2.5 से 3 हजार करोड़ के बीच बताई जा रही है। 533 mm टाइप के ये टॉर्पीडो 50 किलोमीटर तक मारक दायरा रखते हैं और इनमें शक्तिशाली वॉरहेड लगता है। इससे कैलवरी क्लास की जो पनडुब्बियां हैं उनकी शिकार करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इवन दोस्तों, इसके लिए इवैल्यूएशन और जो लोकल ऑफसेट शर्तें हैं उन पर बातचीत चल रही है और डिलीवरियां 2027 से शुरू हो सकती है। हालांकि इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा और वो कौन हो सकता है ये तो बाद में पता चलेगा। वहीं भारत ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की S5 क्लास के SSBN पनडुब्बियों का निर्माण 2025 के दूसरे भाग में शुरू करने का फैसला किया और प्रधानमंत्री जी की सीधी निगरानी में ये प्रोजेक्ट भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को और मजबूत करेगा। इन पनडुब्बियों की खासियतों की बात की जाए तो इनका डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन होगा। रिएक्टर पावर 190 मेगावाट की होगी। इसमें 16 मिसाइल ट्यूब्स होंगी K5 और K6 MRVs के लिए। समुद्री पेट्रोलिंग ये 90 दिन से ज़्यादा तक कर सकती हैं और कुल 4 पनडुब्बियां 2 फेसेस में बनेंगी। पहली पनडुब्बी का निर्माण 2027 से शुरू होगा और पूरी क्षमता भारतीय नौसेना को 2036 तक मिल जाएगी। ये पनडुब्बियां लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों और स्टेल्थ तकनीक के साथ भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेंगी। इंडियन एयरफोर्स अब पाकिस्तान को बड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है। बाकायदा इसके लिए परले शॉर्ट रेंज मिसाइलों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। परले मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ये 350 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, जिसमें कि HEPC, PCB, RDPS ऑप्शंस हैं। शुरुआती 120 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 तक पूरी हो जाएगी इनकी, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स 100 से 200 और मिसाइलों की खरीद पर विचार कर रही है। परले मिसाइल दुश्मनों के रनवे को नष्ट कर सकती है और दुश्मनों के यहाँ डीप स्ट्राइक करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है। 25 से 27 अक्टूबर 2025 को भारत ने पश्चिमी तट के पास नो टर्म वार्निंग जारी की है, जिसमें कि बताया गया है कि ऑटोनोमस सिस्टम और नई तकनीकों के परीक्षण यहां पर किए जा सकते हैं। यहां पर दोस्तों MUMT डेमो की योजना बनाई जा रही है। ADA के निदेशक डॉक्टर गिरीश देवघरे ने कहा कि 2 NLCA और 2 UAVs के साथ मैन अनमैन टीमिंग डेमो गोवा तट के पास आयोजित किया जा सकता है। NLCA की बात की जाए तो इसका पहले ही ऑटो स्की जंप टेक ऑफ प्रदर्शित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य एटोल, इलेक्ट्रॉनिक पायलट और मैन अनमैन टीमिंग करने का है और भविष्य में टेक्नोलॉजी पायलट के बिना ऑपरेशन की दिशा में मदद करेगी। यानी कि दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर यह अभ्यास नई टेक्नोलॉजी और ऑटोनॉमस ऑपरेशंस को परखने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वो 6 सदस्यों के साथ ढाका पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी योजना भारत के संवेदनशील चिकन नेक इलाके तक जाने की है, जिससे कि भारत काफी अलर्ट हो गया है। जनरल मिर्जा ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों के संकेत मिल रहे हैं। यूनिस गवर्नमेंट के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रक्षा संबंध काफी तेजी से मजबूत हुए। ये दौरा बांग्लादेशी सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ नई डिफेंस साझेदारी करने की कोशिश कर रहा है और यही भारत का चिंता का कारण बन सकता है।
वहीं दोस्तों भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास बड़े सैन्य अभ्यास से पहले नो टर्म वार्निंग जारी की है, जिससे कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों से पाकिस्तान को टेंशन होने लगी है। बताया जा रहा है कि भारत की एक्साइज थार रेगिस्तान से लेकर सरक्रिक और कराची तट तक केंद्रित होगी, जिससे कि पाकिस्तान की सबसे कमजोर स्ट्रेटेजिक लाइन पर प्रेशर बनेगा। पाकिस्तानी सेना ने पंजाब से सिंध तक हाई अलर्ट जारी किया, जबकि नौसेना को अरब सागर में गश्त बढ़ाने के आदेश दे दिए। इस्लामाबाद को डर है कि भारत इन अभ्यासों के जरिए ये दिखाना चाहता है कि युद्ध की स्थिति में वो कराची और समुद्री व्यापार मार्ग को निशाना बना सकता है। कराची और बेन कासिम बंदरगाह से पाकिस्तान का लगभग 70% व्यापार होता है। अगर ये क्षेत्र दोस्तों प्रभावित हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और सप्लाई दोनों ठप हो सकती है। इसी वजह से जनरल असीम मुनीर की सेनाएं कई मोर्चों पर प्रेशर झेल रही हैं। एक तो इंटरनल आतंकवाद, सीमा पर तनाव और अब भारतीय सैन्य अभ्यास का डर। वहीं दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत लाइट टैंक का डेवलपमेंट तेजी से कर रहा है। ये टैंक रशिया के स्प्रुट एसडी मॉडल पर बेस्ड है, जो कि एक लाइसेंस प्राप्त इंडियन वेरिएंट होगा। डिजाइन 2025 के अंत तक पूरा किया जाएगा और पहला प्रोटोटाइप 2026 के आखिर तक तैयार हो जाएगा। भारत टैंक को लद्दाख और अरुणाचल जैसी ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी ड्रोन जैमर और अपडेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट भारत में 60% से ज्यादा स्वदेशी हिस्सेदारी के साथ अवाडी में विकसित हो रहा है। भारतीय सेना को 354 लाइट टैंकों की जरूरत है। इनमें से 59 टैंक डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो कि जोरावर हैं, जबकि बाकी के जो टैंक्स हैं उनके लिए कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कि एवीएनएल का भारत एक मजबूत दावेदार है। भारत टैंक की खासियत ये होगी कि इसकी एम्बिफियस क्षमता, यानी कि ये पानी में भी चल सकता है, कम लागत होगी, यानी कि 20 से 25 करोड़ पर टैंक होगी और इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे कि ये पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सके। वहीं दोस्तों डीआरडीओ ने एक नया एयरबॉर्न सेंसर हेड यूनिट डेवलप करना शुरू किया है, जो कि मिड वेव इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट, एएमसी, टेडबीएफ और यूएवीज जैसे प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है। और इस सिस्टम का नाम है SHUS-B2, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा लंबी दूरी की सटीक निगरानी और लक्ष्य को पहचानना। और इसकी जो मिड वेव इंफ्रारेड तकनीक है वो धुंध, धूल और धुएं में भी बेहतर विजिबिलिटी देती है, जिससे ये सीमा क्षेत्र और समुद्री अभियानों में उपयोगी साबित होगा। इस सेंसर में 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन और फास्ट स्टीयरिंग मिरर यानी कि FMS जैसी तकनीकें हैं, जो तेज उड़ान या कंपन के दौरान भी क्लियर और स्थिर इमेज देती है। डीआरडीओ इसका डेवलपमेंट सख्त मिलिट्री स्टैंडर्ड्स और कैमलिक सर्टिफिकेशन के साथ करा है। इससे यह सिस्टम न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम होगा, बल्कि विदेशी आयातित टारगेटिंग पॉड्स का एक स्वदेशी ऑप्शन भी बनेगा। भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप अब 250 किलोमीटर रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों तक पहुंच गई है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बराक ईआर मिसाइल डेवलप की है, जबकि डीआरडीओ इस तकनीक के आधार पर भारत का स्वदेशी वेरिएंट प्रोजेक्ट कुशा M2 तैयार करा है। दोनों मिसाइलें बराक 8/MR SAM तकनीक से विकसित हैं, जो पहले से ही भारतीय थल, वायु और नौसेना में उपयोग में है। बराक EA और M2 दोनों में 125 किलोमीटर से अधिक रेंज, डुअल पल्स मोटर, एक्टिव RF सीकर और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जैसी समान विशेषताएं। फर्क सिर्फ इतना है कि इजराइल की बराक EA इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट पर केंद्रित है, जबकि डीआरडीओ की M2 पूरी तरह भारतीय जरूरतों के अनुसार बनी है, जिसमें कि गैलियम रडार, AI बेस्ड टारगेट की पहचान करना और 70% स्वदेशी तकनीक शामिल है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 मिसाइलें तैयार हो रही है। M1 की रेंज 150 किलोमीटर है, M2 की 250 और M3 की 350, जिससे भारत की एयर डिफेंस क्षमता S-400 लेवल की नेटवर्क शील्ड तक पहुंचाएगी। दोस्तों HAL का जो नया बेसिक ट्रेनर HCT-40 है, ये धीरे धीरे न केवल पायलट को ट्रेनिंग देगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जो सशस्त्र कार्रवाई है उसमें भी उपयोगी साबित हो सकता है। इसकी लंबी उड़ान भरने की क्षमता इसे लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि कामिकाज़े ड्रोन्स लॉन्च करने के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे कि ये 100 से 400 किलोमीटर तक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कर सकता है। ये तरीका महंगे जेट्स या हेलीकॉप्टर की जगह सस्ता, तेज और जोखिम रहित होगा। एक HCT-40 से 2 से 4 ड्रोन लॉन्च करके घंटों की प्रेसिस्टेंट और सटीक लक्ष्य हिट मिल सकता है। हालांकि इसके लिए भी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा, पायलट की सुरक्षा पर भी फोकस किया जाएगा और जो ट्रेनिंग लोड होता है वो भी यहाँ पर एक मुख्य चुनौती है। मतलब साफ है कि HCT-40 को लोड आउट करके लो इंटेंसिटी काउंटर इंसर्जेंसी मिशनों के लिए एक कम लागत इफेक्टिव ऑप्शन बनाया जा सकता है, बस शर्त है सुरक्षा और सर्टिफिकेशन के मानक ये पूरे कर सके। मतलब साफ है कि HCT-40 को लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्चर बनाकर नॉर्थ ईस्ट में सस्ती लंबी रेंज की सटीक कार्रवाई करना संभव है, जो कि कम लागत और ज्यादा प्रेसिस्टेंस देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय नौसेना जल्द ही 6 और P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदने के लिए करीबन $4 अरब के सौदे को पक्का करने जा रही है। ये समझौता 2026 के मध्य तक साइन हो सकता है। बोइंग के डेलीगेशन के साथ हालिया वार्ताओं के बाद लागत और ऑफसेट को लेकर अटके हुए जो मुद्दे हैं वो सुलझ चुके हैं। नई डील में 20% लोकल ऑफसेट और डीआरडीओ के NASAM MR मिसाइलों के इंटीग्रेशन पर भी सहमति बन चुकी है। नौसेना के पास 12 P-8I पहले से मौजूद हैं।
6 और विमानों के जुड़ जाने से नौसेना की 24 घंटे 7 दिन की जो निगरानी क्षमता है और 7,500 किलोमीटर का जो EEZ की कवरेज है उसमें बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सौदा ऐसे समय पर आगे बढ़ रहा है जब अमेरिका भारत के बीच टैरिफ विवाद के बाद रिश्ते सामान्य हुए। वहीं हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मल्होत्रा को मई में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और BNS के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब वो न्यायिक हिरासत में। अदालत ने कहा कि उनकी जमानत पर रिहा होने से जांच प्रभावित हो सकती है, डिजिटल साक्ष्यों में हेराफेरी हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अदालत ने स्मैक इंटेलिजेंस इनपुट्स, विदेशी अधिकारी से संपर्क और संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी गतिविधियों के आधार पर कहा कि मामला गंभीरता से जांच योग्य है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है। पुलिस का कहना है कि मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के एक कर्मचारी के संपर्क में थी जिन्हें भारत ने मई में देश से निकाला था। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।